Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 79 Chemistry Discussion. I'm Shashi. हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस. द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम. तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें गिवन है रेडियस का सिंपल फार्मूला है n² / z a0. तो a0 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, तो ये है 0.52 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर. तो n² अब हमें हीलियम के लिए चाहिए और फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है, मतलब n = 1 है, z = 2 है हीलियम के लिए. तो n 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a0/2. दिस इज इक्वल टू 0.26 × 10⁻⁸. 0.52 को डिवाइड कर देंगे बस 2 से, तो 0.26 × 10⁻⁸ आ जाएगा. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉर द फॉलोइंग एनायंस. न्यूक्लियोफिलिसिटी जब हम यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो सब ऑक्सीजन ही है. जब सेम एटम पे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है दैट फॉलोज द सेम ऑर्डर, फॉलोज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा वो उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होगा. जैसे हम देखें तो यहाँ पे CH3O- सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो CH3O- सबसे ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा. और NO3- HNO3 से आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो NO3- सबसे पुअर बेस है, देयरफॉर सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा. तो CH3O- सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा एंड NO3- जो है वो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा. बाकी इन दोनों में भी कंपैरिजन करना आसान है. ये फिनॉल से आ रहा है, फिनॉल का K होता है 10⁻10, और ये आ रहा है एसिटिक एसिड से जिसका K होता है 1.8 × 10⁻⁵. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. तो देखना आसान है. एट STP 2.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड वर मिक्स विद 1.6 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो रिएक्शन हमें गिवन है, सब गैसेज हैं. 2H2S सॉरी 2H2S गैस है प्लस SO2 गैस, और इससे 2H2O लिक्विड प्लस 3S सॉलिड बन रहा है. ठीक है, तो 2H2S हमें कुछ भी एज सच नहीं दिया है, तो हम STP दिया हुआ है, तो कांस्टेंट प्रेशर है 2.8 लीटर है और ये 1.6 लीटर है. तो सबसे पहले लिमिटिंग फाइंड कर लेते हैं. लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अपॉन कोएफिशिएंट करेंगे. तो वॉल्यूम अपॉन कोएफिशिएंट जब करते हैं तो कोएफिशिएंट इसका 2 है, वॉल्यूम 2.8 है, तो 2.8/2, तो ये 1.4 आ जाएगा. ये 1.6 है, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है मोल अपॉन कोएफिशिएंट की, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये सबसे पहले एग्जॉस्ट होगा, मतलब -2 × 1.4 -1.4, और ये सब जो भी प्लस में फॉर्म हो जाएंगे. तो ये 2.8 पूरा ही कैंसिल आउट, ये 0 बचेगा फाइनली, और ये इनिशियली 1.6 था और 1.4 कंज्यूम हो रहा है, तो ये 0.2 लीटर बचा हुआ है. तो SO2 जो है वो 0.2 लीटर बचा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सही बात है. ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होती है. कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही बात है. हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो है बट मतलब बाकी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स है. HF इज़ मोर पोलर दैन HCl, ये भी सही स्टेटमेंट है. ये जनरली क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. देयर इज़ 1 इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड 3 कोवेलेंट बॉन्ड इन मिथाइलिन क्लोराइड. मिथाइलिन क्लोराइड या मिथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl2 को बोलते हैं. तो चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब कोई आयनिक बॉन्ड नहीं. 4th गलत है, 1 2 3 सही है. कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2.5 मोल ऑफ H2O वेपराइजेज एट 1 atm. प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन को हम P∆V से लिख देते हैं. प्रेशर कांस्टेंट P एक्सटर्नल ∆V लिख देते हैं. दिस इज इक्वल टू ∆PV माइनस वर्क डन व्हेन 2.50 मोल H2O वेपराइजेज एट दिस. अब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम रहता तब तो फिर नेगेटिव वैल्यू आती, बट एज सच अगर हम आंसर देखें तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है. तो हम वर्क डन बाय द सिस्टम ही ले रहे हैं, क्योंकि 2.5 मोल अगर H2O वेपराइज होगा फाइनल वॉल्यूम बढ़ रही होगी.
तो पी डेल्टा वी प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको अंदर कर दिया, मतलब पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, या पी वी को हम एन आर टी से लिख सकते हैं, आर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो ये डेल्टा एन जी आर टी ही हो जाएगा। डेल्टा एन जी जो है वो 2.5 मोल है और आर टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो जूल होती है पर मोल, तो ये 2.5 इंटू 2.5 इक्वल टू 6.25 किलो जूल के अराउंड वैल्यू आ जाएगी। तो ये 6.19 किलो जूल गिवन है, तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। Which of the following would not give 2-phenyl-butane as the major product in Friedel-Crafts reaction? देखते हैं तो ब्यूटीन बेंजीन है, 1 ब्यूटीन और HF के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो 1 ब्यूटीन और HF क्या करता है, H+ रिलीज़ करेगा, इस H+ से ये कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा, मतलब सबसे पहले कार्बोकैटायन इसका फॉर्म होगा और फिर ये जो कार्बोकैटायन बना है ये कार्बोकैटायन फिर बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इससे तो 2-phenyl-butane ही फॉर्म होगा, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो बनेगा वो यही बन रहा है, तो ये 2-phenyl-butane है। तो इससे तो बन रहा है, हमें पता करना है किससे नहीं बनेगा। फिर है 2-butanol H2SO4, 2-butanol OH है, अगेन OH2+ बनेगा तो ये भी डिपार्ट कर जाएगा, तो फिर से कार्बोकैटायन 2 डिग्री का बन जाएगा, तो इससे भी फॉर्मेशन हो रहा है। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड अगर हम देखें तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड को यूज़ इसीलिए करते हैं कि रीअरेंजमेंट को अवॉइड किया जा सके। जब हम इससे बनाएंगे तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O यहाँ पर डायरेक्टली अटैच होगा, 4 कार्बन है और फिर ZnHg के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होगा तो फिर ये ब्यूटाइल मतलब 1-phenyl बन रहा है, या फिर आप ब्यूटाइल बेंजीन बोल सकते हो, तो इससे नहीं बन रहा है, मतलब ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्यूटाइल क्लोराइड से भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होकर फॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, BCl3 एंड AlCl3 आर बोथ लेविस एसिड्स। सही बात है, दोनों लेविस एसिड है। BCl3 इज स्ट्रॉन्गर देन AlCl3, ये भी सही है। AlCl3 में बैक बॉन्डिंग रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है तो BCl3 इज स्ट्रॉन्गर, तो ये तो करेक्ट दिख ही रहा है। बोथ BCl3 AlCl3 आर लेविस एसिड्स, AlCl3 इज स्ट्रॉन्गर, ये तो नहीं है। बोथ BCl3 एंड AlCl3 आर इक्वली स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, ये तो गलत ही है। आर नॉट लेविस एसिड्स, बहुत बढ़िया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जब हम देखेंगे तो कहाँ पे देखेंगे, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कितना बेटर डोनेट कर सकता है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है। फिर जैसे एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी बढ़ाता है, बेसिस में ऑर्थो इफेक्ट बेसिसिटी कम कर देता है, तो वाई के लिए सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का रोल देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पुश करने से फिर न्यूक्लियो जो लोन पेयर है वो उसके निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर ये अगर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो लोन पेयर ज़्यादा बेटर डोनेट कर पाएगा, तो Z सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस। इसमें तो X में ऐसा कोई फीचर नहीं है, तो फिर Z X और Y में कम क्यों है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4 इन 15 मिनट। तो हाफ लाइफ गिवन है, बेसिकली हमें हाफ लाइफ कितना हुआ है इसका 15 मिनट है। फर्स्ट ऑर्डर है तो फिर हाफ लाइफ सेम होगा 0.1 से 0.025। ऐसे तो हमें देख के ही पता चल रहा है कॉमन सेंस से कि 0.1 से पहले 0.05 पे जाएगा और फिर 0.025 पे चला जाएगा। तो एक टी हाफ और ये दूसरा टी हाफ, तो 2 टी हाफ मतलब 30 मिनट। बेंजोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन हम अगर NN डाइफ्लोरोफॉर्मामाइड, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, मतलब C डबल बॉन्ड OH और N और NN डाइमिथाइल है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर O- इस पर अटैक करेगा, ये O- आएगा, इससे तो फॉर्मेशन नहीं होता हुआ दिख रहा है। CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये O- पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे फाइनली क्या बन जाएगा, ये CO2- बन जाएगा। और हाइड्रोलाइसिस करेंगे फर्दर तो फिर ये CO2H यहाँ पे हमें मिल जाएगा, या
H+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेंजोइक एसिड मिलता है। 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस गिव 3 मोल ऑफ आयंस। 3 मोल ऑफ आयन देखें तो इसमें तो 3 मोल आयन नहीं बन रहा है, ये न्यूट्रल है बाहर। इसमें 2 ही मोल आयन बन रहा है, इसमें 3 मोल आयन बन रहा है और इसमें 3 मोल आयन बन रहा है। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। gives 3 mole of ions on dissolution in water. 1 mole of the same complex reacts with 2 mole of AgNO3. अब देखो इसका इस 1 मोल अगर इस कंपाउंड का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 2 मोल Cl माइनस मिलेगा। तो ये 2 मोल AgNO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये भी रिएक्ट कर सकता है, ये भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये एक 5 मतलब इसमें कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो फिर हम ज़्यादा फेवर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को करेंगे, तो हम 6 के साथ आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑप्शन इज़ नॉट मैच्ड इन करेक्ट सीक्वेंसेस। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम तो मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि n जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहे होंगे तभी ऐसा होगा। जैसे D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D3 में तो फिर 3 ही है, तो इसमें तो फिर अनइवन है, मतलब इधर जाने पे इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर ये तो गलत ऑप्शन है। तो हमें क्या पूछा है, इज़ नॉट मैच्ड इन करेक्ट, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है इसमें। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये भी सही है, मैंगनीज +7 और ये सब बनाता है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, आपको थोड़ा E0 वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी, E0 वैल्यूज से जनरली देखते हैं स्टेबिलिटी को। एट हाई टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिएक्शन। Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2, सही बात है, सॉलिड्स को कंसिडर नहीं करते हैं। Kp डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ CO, ये तो डिपेंड नहीं करेगा। Kp इज़ लेस देन Kc, Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है, Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng यहाँ पे क्या है 1, तो डेल्टा Ng 1 है तो ये हो जाएगा Kc RT। R की वैल्यू हम लेते हैं 1/12 अप्रॉक्सीमेटली। टेम्परेचर अगर कुछ भी है 12 से बड़ा है जनरली, नॉर्मल टेम्परेचर ले लेते हैं तो 298 केल्विन अगर लेते हैं तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो Kc क्या होगा, ग्रेटर देन Kp क्या होगा, ग्रेटर देन Kc हो जाएगा। तो Kp ग्रेटर देन Kc आ रहा है, ना कि Kp लेस देन Kc आ रहा है। तो 1 and 4 आर करेक्ट। इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, अभी हम ये क्वेश्चन समझो रिपीट हो रहा है, MgBr बन जाएगा और अभी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा, CO2 के साथ बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। पिक द इनकरेक्ट, द ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एटम ट्राई इथाइल अमीन है। ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एटम इन ट्राई इथाइल अमीन, तो ये तो टेट्राहेड्रल होगा, पिरामिडल, सॉरी टेट्राहेड्रल, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री हो जाएगी, ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। जो शेप है नाइट्रोजन के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। सेकंड जो स्ट्रक्चर है ये दिया हुआ है, ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एटम इन ट्राइसाइलिल अमाइन, नाइट्रोजन है और SiH3। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इधर कुछ डोनेशन में भी जा सकता है, क्योंकि सिलिकॉन के पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली इधर भी डोनेट कर सकता है, इधर भी कुछ डोनेट कर सकता है, इधर भी डोनेट कर सकता है, तो फिर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन डोमेन बचते हैं, तो वो फिर प्लेनर हो जाएगा। द नाइट्रोजन एटम इन ट्राइथाइल अमीन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वाइल इन ट्राइसाइल इज sp2 हाइब्रिडाइज। सही है, तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन है, sp3 आएगा, इसमें 3 ही आ रहा है तो ये sp2 आएगा। तो ये तीनों ही सही लग रहा है। ट्राइसाइलिल अमाइन हैज़ डोनर प्रॉपर्टीज़, तो ये गलत है, क्योंकि ट्राइसाइलिल अमाइन में जो लोन पेयर है वो ऑलरेडी इधर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो फिर इसमें डोनर प्रॉपर्टीज़ तो नहीं होंगी क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। वाइल ट्राइमिथाइल अमीन हैज़ नो डोनर प्रॉपर्टीज, उल्टा लिखा हुआ है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये डोनर प्रॉपर्टी शो कर सकता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। NaNH2 मेजर प्रोडक्ट, NaNH2 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे
तो ये बेंजाइन मैकेनिज़्म से रिएक्शन जाएगा, और बेंजाइन मैकेनिज़्म मतलब सबसे पहले एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन एडिशन स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो OCH3 है, Cl है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन सबसे NH2 माइनस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस हाइड्रोजन को सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो अनायन बन रहा है OCH3 Cl अनायन बना, ये अनायन अब फर्दर इसको पुश करेगा तो Cl बाहर निकल जाएगा, जो कि एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर बनाता है विच इज़ कॉल्ड बेंजाइन। डबल बॉन्ड को उधर शो करना पड़ेगा हमें, बट ठीक है। OCH3 अब NH2 माइनस के पास ऑप्शन है, NH2 माइनस या तो इधर से अटैक कर सकता है और या फिर NH2 माइनस इधर से अटैक कर सकता है। तो इधर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहने की वजह से इधर से अटैक नहीं करेगा, तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा। तो NH2 माइनस इधर से अटैक करेगा, तो मेटा पोजीशन पे NH2 अटैच हो जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे NH2 अटैच होगा, तो ये करेक्ट आंसर। द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेटिंग दिस, जो कोगुलेशन होता है इसमें बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं जिसके पास चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पे TH4+ है, तो ये सबसे बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट हो जाएगा, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और NaCl जो होगा ये सबसे पुअर होगा क्योंकि इस पे चार्ज सबसे कम है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रल होगा। P का तो 2 है, P का 2। सोडियम एसिटेट जो है CH3COONA, ये आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग बेस से विच इज़ NaOH, एंड एक वीक एसिड विच इज़ CH3CO2H। तो ये क्या बनेगा ये बनाएगा एक बेसिक सॉल्ट। तो Q तो बेसिक है, मतलब अल्कालाइन है, Q3 है, Q3 तो एक में ही आ रहा है फिर, तो D हो जाएगा इसका। अमोनियम क्लोराइड को अगर देखें NH4Cl है, तो ये NH3 वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एसिडिक होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 3% aqueous solution of A इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 9% aqua। दोनों का डेल्टा TF सेम है, डेल्टा TF1 इक्वल टू डेल्टा TF2। KF दोनों का सेम है, KF इंटू मोलालिटी इक्वल टू M1 लिख देते हैं, KF इंटू मोलालिटी ऑफ 2, KF भी कैंसिल, मोलालिटी इक्वेट करनी है हमें। 3% मतलब 3 ग्राम सोल्यूट अपॉन 100 ग्राम सोल्यूशन, बट हमें चाहिए नीचे सॉल्वेंट, तो मोलालिटी आ जाएगी। मोलालिटी के लिए हम 3 ग्राम सोल्यूट को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, 3 बाई मोलर मास, और 100 ग्राम सोल्यूशन मतलब 97 ग्राम सॉल्वेंट, तो 97 या इसको और 1000 kg में रखना है हमें, तो इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू 97, दिस इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा इसके साथ ये 9 इंटू 100 अपॉन M2 इंटू 97 है, और यहाँ पे आ जाएगा 91। तो M1 और M2 को अगर देखें तो हमें एक वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, इफ़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज़ 60, मतलब M1 की वैल्यू हमें 60 गिवन है, तो M1 की वैल्यू अगर 60 गिवन है तो ये 1000 और 1000 यहाँ कैंसिल हो गया, तो सॉल्व हो जाएगा। अब तो M1 60 है, 97 और 91 भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, तो M2 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 60 इंटू 97 अपॉन 3 इंटू 91, 3 2 जा 60, तो ये 91 और 97 अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल कर दें तो ये अराउंड 180 है, तो 191.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट T इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। Br2 देखो यहाँ पे ऐसे तो NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है और CH3 जो है वो ऑर्थो
पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो पहला जो अटैक होगा वो बी आर का, वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा बी आर के, मतलब सी एच थ्री के। तो फर्स्ट मतलब पी जो है वो पी क्या बनेगा, पी इज़ इक्वल टू सी एच थ्री यहाँ लग गया, NO2 है यहाँ पर और बी आर है यहाँ पर। तो इसके बाद SnHCl क्या करेगा, SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, NaNO2HCl डाई एजोनियम फॉर्मेशन हो जाएगा N2+, फिर H2O और H3PO2 के साथ वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और KMnO4 के साथ जो CH3 है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो CO2H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो T अपना बन गया CO2H और ऑर्थो पोजीशन पे Br। तो C यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है, CO2H भी है और साथ में Br भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A flask containing air is heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin। अब ओपन टू एटमॉस्फेयर लिखने का मतलब है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी कांस्टेंट है, लेकिन मोल्स हीट अगर हम कर रहे हैं तो मोल्स ऑफ गैस जो है वो बाहर निकल गया। तो मोल्स ऑफ गैस अगर बाहर निकल गया तो फिर मोल्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज ऑफ एयर स्केप्ड टू द एटमॉस्फेयर। इनिशियल अगर N1 था तो स्केप किया, उसके बाद N2 है तो N1 माइनस N2 स्केप कर गया अपॉन N1 इंटू 100%। तो ये है परसेंटेज ऑफ एयर स्केप्ड। ये है 1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100%। N2 अपॉन N1 सॉल्व करना है। N2 को लिख देते हैं P2 V2 R T2, P1 V1 R T1। P2 V2 P1 V1 सेम है, R सेम है, ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100%। T2 कितना है 500 माइनस 300 आ जाएगा, तो ये 200 अपॉन 500 इंटू 40% आ जाएगा, इंटू 100% आ गया। तो ये 500 तो 0 कैंसिल हो गया, और ये एक सेकेंड, हाँ ये तो 1 माइनस भी तो है, एक सेकेंड, 1 माइनस 300 अपॉन 500, तो ये 200 अपॉन 500 आ रहा है इंटू 100%। तो ये वैल्यू आ रही है, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10 0, तो ये वैल्यू आ गई 40%। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज, बीटा है मतलब कि साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, और साइक्लिक फॉर्म में CH2OH ऊपर है, तो बीटा पोजीशन जो है वो ट्रांस के जैसा हो जाएगा, मतलब OH यहाँ पे नीचे होगा, फिर ये ऊपर है, तो इधर वाले ग्रुप को हम ऑल्टरनेट बना देते हैं, ऐसा ध्यान भी रख सकते हो। ऐसा बीटा सिस के जैसा हो जाएगा, सॉरी, मतलब OH जो है वो ऊपर लगेगा, उल्टा होता है, और फिर OH जो है इसमें नीचे। तो हमें बताना है कि कायरल कार्बन कितने हैं। तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, टोटल 5 कायरल कार्बन है इसमें। इफ़ द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट सबसे पहले एसीटेट आयन कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एसीटेट है, इसके साथ विनाइल ग्रुप लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 है और एक CH है, बस। तो इससे आसान क्वेश्चन। अब आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, 2 पाई दिख रहा है और सिग्मा ओवरऑल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है, पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान दिया गया है। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें, यहाँ पे 3 है, एक 4, फिर यहाँ पे एक 5, यहाँ पे एक 6, एक 7 8 9 10 11 सिग्मा है और पाई 2, तो टोटल हो गया 13। When 1 mole of an ideal monoatomic gas is compressed adiabatically, the internal energy change involved is 24 calories. Temperature rise, तो delta U equal to NCV delta T। आइडियल गैस है तो ये यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा U हमें पता है 24 कैलोरी का चेंज है, N हमें 1 मोल गिवन है, CV 3/2R हो जाएगा। डेल्टा T है फाइंड करना, तो डेल्टा T इज़ इक्वल टू, अब R की वैल्यू कैलोरी में ही पुट करेंगे, तो 2 ऐसे तो 1.9 समथिंग होती है, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन नहीं है,
तो हम 2 ही ले लेते हैं। 24 इंटू 2/3 इंटू 2, 3 2 6, 4 तो डेल्टा टी आ जाएगा 8 केल्विन। अगेन मतलब इन्हें वैल्यू एक्चुअली देनी चाहिए, या तो ये बताना चाहिए कि नियरेस्ट इंटीजर में, या कुछ तो ऐसा लिखना चाहिए। नहीं लिखना तो थोड़ा स्टूडेंट के पॉइंट से थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आप ये नहीं बता रहे कि डेसिमल में देना है या नहीं, आप आर की वैल्यू नहीं दे रहे, तो एग्जैक्टली सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मोनोबेसिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है, इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज दिस, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रिपोर्ट योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग अप। ठीक है, जैसा हम देखें अगर अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट हमें गिवन है, लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है 348 ओम पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, और इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 15 ग्राम एसिड इन लीटर इज़ 18.5 ओम सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी जो होगी, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी हमें पता है 1 अपॉन 18.5 गिवन है, तो ये 1 अपॉन 18.5 पर ओम पर सेंटीमीटर ये आ गया। और मोनोबेसिक है तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा वो मोलर कंडक्टेंस की, या इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी होगी बेसिकली, तो आप मोलर कंडक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मोलर कंडक्टिविटी जब फाइंड करेंगे तो लैम्डा अपॉन सी हो जाएगा, तो 1 अपॉन 18.5, और मोल कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में ले रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 15 ग्राम एसिड दिया है, मॉलिकुलर वेट 49 गिवन है, तो मोल इसका हो जाएगा 15 अपॉन 49। तो ये हो गया 15 अपॉन 49 मोल आ गया। और लीटर 1 लीटर में सॉल्यूशन गिवन है, तो इन लीटर इज़ 18.5 दिस। तो लेकिन हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोल अपॉन इस ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा ओम, सेम यूनिट्स में ही लिख दे रहे हैं, ओम पर सेंटीमीटर और पर मोल। सेंटीमीटर क्यूब है तो ये मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, पर मोल या पर इक्विवेलेंट एक ही बात है होगी यहाँ पर बस। तो अल्फ़ा का कैलकुलेट हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा एम का कैलकुलेट हो गया, लैम्डा एम नॉट गिवन है, तो 1 अपॉन 18.5 इंटू 15 इंटू 49 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 348, ये अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और परसेंटेज डिसोसिएशन चाहिए अगर, तो फिर अल्फ़ा इंटू 100% करेंगे। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ 0.50 जैसे ये तो अराउंड 3 टाइम्स समथिंग कैंसिल हो रहेगा, 3 5 से 15 है, हाँ, तो ये 0.7054 के अराउंड कुछ वैल्यू आ जाएगी, 5074। तो जो है परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा 50.74% आ जाएगा। अब ये डिवाइड वगैरह इतना बड़ा नंबर इन्हें देना नहीं चाहिए, बट कुछ कर नहीं सकते, तो थोड़ी वैल्यू बेटर अरेंज करके दिया जा सकता था। तो आप सॉल्व करोगे तो ये 50.74% आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कहीं पे थोड़ी सॉल्विंग थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे इसी क्वेश्चन में। बाकी तो एज सच पेपर जो है वो बहुत आसान है, विद इन टाइम ख़त्म हो जाएगा, मतलब काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पेपर आपको 30 मिनट से 35 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में।
ओके, थैंक यू.